सुबह का वक्त था। 10 बज रहे थे। वो अपने कमरे में बैठा जरूरी फाइल्स देख रहा था कि अचानक उसकी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसे मुलाजमा की हामती हुई आवाज सुनाई। साहिब जी, रबीका बीवी घर छोड़कर जा चुकी है। वो अपनी जगह उछल पड़ा। व्हाट? उसके चेहरे पर एक इस तरह की कैफियत आकर ठहर सी गई। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। वो कुर्सी से ऐसे उठा जैसे पैरों तले से जमीन खिसक रही हो। काश तुम सब्र कर लेती रबीका, बस आज का दिन और। वो बात अधूरी छोड़कर दीवाना वार थाने से बाहर भागा। गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तारी से दौड़ाने लगा। तभी अचानक सड़क पर एक मोड़ काटते ही गाड़ी बेकाबू सी हुई। उसने ब्रेक पर पांव रखे और दरवाजा खुलकर बाहर निकला। वो कोई और नहीं, रबीका थी। रबीका जमीन पर गिर चुकी थी। वो दीवाना वार उसकी तरफ पड़ा। खबरदार, खबरदार मुझे हाथ भी मत लगाना। उसकी आंखों से शोले बरस रहे थे, होठ कांप रहे थे। वो तेजी से उठी और शाहवेज का गिरबान पकड़ लिया। तुम कातिल हो, गुनाहगार हो। तुमने मुझे धोखा दिया, मोहब्बत के जाल में फंसाकर मेरी दुनिया उजाड़ दी। शाहवेज पत्थर का बुत बन गया। उसके अल्फाज कानों में हथौड़े की तरह गूंजने लगे। रबीका, मैं शट अप, जस्ट शट अप। रबीका ने चिल्ला कर कहा। आंखों से आंसू बह निकले। क्यों किया ये सब? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया। लम्हे भर को शाहवेज की आंखों में बेबसी झलकी। मैं तुम्हें बताने वाला था, मगर बस करो। और कितना झूठ बोलोगे? तुम इस लायक नहीं हो कि कोई तुमसे मोहब्बत करे। रबीका के अल्फाज उसके दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो गए। उसने रबीका के दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया और जबरदस्ती से गाड़ी की तरफ धकेला। तुम सच जानना चाहती हो ना? तो चलो मेरे साथ। वो गाड़ी तेज रफ्तारी से चलाने लगा। छोड़ो मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, पर शाहवेज ने कोई तवज्जो न दी। वो रोती रही, पर उस पर कोई असर न हुआ। वो इसे नामालूम मंजिल की तरफ लेकर जा रहा था। रबीका की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। जेल की लंबी राहदारी में एक पुरसुकून सा सुनाटा था। मध्यम सा पीला बल्ब जल रहा था, जिस पर गिर्द की एक तह जमी हुई थी। उसने निगाहें उठाकर जेल की सलाखों के पीछे से बल्ब की रोशनी को देखा, जो उसके मुकद्दर को बिल्कुल जब्त कर चुका था। उसे बेख्तियार एक गहरी सांस पड़ी और फिर सीधी राहदारी से नजर आती एक कुर्सी पर नजर डाली, जहां जेलर ऊँग रहा था। उसके हाथ में सिगरेट का अधजला टुकड़ा था, जिसे वो कभी नींद में झटके से बेदार होने के बाद अपने मुंह से लगा लेता और फिर दोबारा अपने मुंह पर थप्पड़ मारकर खुद को होश में दिलाने की कोशिश करता और गर्दन एक तरफ को ढलका लेता। उसने तलख मुस्कुराहट के साथ ये मंजर देखा और गिनती गिनने लगा। 1, 2, 3। 3 के साथ ही सामने रखी कुर्सी पर जेलर हाथ से सिगरेट फेंककर, हाथों का तकिया बनाए कुर्सी पर गर्दन एक तरफ किए खराटे लेने पर मजबूर हो गया। नींद ने उसे अपने भरपूर शिकंजे में कस लिया था कि उसकी नींद के मयार को चेक करने के लिए जेल की सलाखों के पीछे कैदी ने 2 बार अपने हाथ में पकड़ा वो पुराना सा लोहे का टुकड़ा जोर से फेंककर चेक किया था, गोया वो गहरी नींद में है या फिर नाटक कर रहा है। जेलर ना उठा। उसने तस्दीक कर ली थी, वो गहरी नींद में डूब गया था। उठा तो जंजीर की हल्की सी आवाज और जंजीरों की ये हल्की सी छनकार तो यहाँ आम थी कि कैदी जब गहरी नींद में जाते और करवट बदलते तो इस तरह की छनकार सुनाई देती थी। उसने अपनी जंजीर को खामोश करवाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए ताले के पास आया। अपने हाथ में पकड़ा वो नकीला सा टुकड़ा देखा, जो उसे जेलर की सुलाख के कोने से एक साइड से उखड़ जाने के बाद हासिल हुआ था। उसने बड़ी मेहनत से 2 हफ्तों के दौरान उसे निकाला था। वो छोटा सा टुकड़ा उसकी जिंदगी की दलील था, जिसे उसने रगड़ रगड़ कर रात के गहरे सुनाटे में नोकीला बना लिया था, ताकि उसकी सलाखों की कुंडी में पड़े ताले पर अंदर जा सके। वो दबे कदम चलता हुआ ताले के पास आया और टुकड़ा ताले के अंदर डालने लगा। उसने अपनी पूरी हिम्मत मुजतमा करके वो पतला सा टुकड़ा ताले के अंदर डाला और फिर उसे घुमाने लगा। पहली बार कोशिश नाकाम गई। दूसरी बार उसने दोबारा हिम्मत की और आखिरकार तीसरी बार हिम्मत करने पर वो ताला अंदर से टूट चुका था और एक क्लिक की आवाज के साथ खुलकर उसे आजादी की नवीद देने लगा। उसके चेहरे पर खूबसूरत तबस्सुम निखर गया। उसने अपनी खिचड़ी नुमा बालों में उंगलियां फेरी और फिर जल्दी से ताला खोला और एक आवाज पैदा हुई। लेकिन रात का सुनाटा गहरा था, इसलिए कोई उसकी तरफ मुतवजा न हुआ। वो बिल्कुल छोटे छोटे कदम उठाता जेलर की कुर्सी तक आया। तभी उसकी नजर राहदारी में मुड़ते ही एक बड़ी सी लोहे की खिड़की पर पड़ी, जो इत्तफाकन आज खुली हुई थी। वो बर वक्त मुस्कुराया और उसने गहरा सांस पड़ा। गर्दन में गिरती उबल कर मासूम हुई।
वो तेजी से खिड़की की तरफ आया और नीचे झांक कर देखा तो एक मंजिल तक का फासला था। उसने गहरा सांस भरकर खुद को मजबूत जाहिर किया, लेकिन वहां पुलिस वालों का पहरा था। ये खिड़की जेल के साथ इस तरफ खुलती थी जहां गहरा सुनाटा था, और इस वक्त तक ही पुलिस वाला पहरा दे रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ा लोहे का टुकड़ा मुखालिफ सिप में फेंका तो एक जोरदार आवाज सुनाटे को चीर गई, और पुलिस वाला हड़बड़ा कर उसकी तरफ भागा। यही मौका था। वो खिड़की से छलांग लगाता, और उसने बगैर भी कुछ भी सोचे समझे छलांग लगा दी थी। जमीन पर आते उसके हवास साथ छोड़ने लगे, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया और अपने जिस्म में उठने वाले दर्द की परवाह न की। वो भागता गया भागता गया। उसे अपने पीछे आवाजें सुनाई दी, लेकिन उसने अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करते खुद को कफस से आजादी दिलवाई थी। चंद मील भागते रहने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि अब इसके पीछे कोई नहीं आ सकता, तो उसने आसमान की तरफ देखकर आंखों से शुक्र अदा किया और वहीं बैठकर गहरे गहरे सांस लिए। शुक्र है खुदा का, ये कफस टूटा। वो चंद में यूं ही आसमान को तकता रहा और फिर हाथ जाड़ कर खड़ा हो गया, क्योंकि अब उसकी जिंदगी और भी मुश्किल होने वाली थी। उसे गुमनामी की जिंदगी बसर करनी थी, और ये सब इतना आसान ना था, लेकिन वो पुरअज़्म था। उसने अंधेरे में कदम आगे बढ़ा दिया कि अपनी नई जिंदगी उसकी मुंतजिर थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। उस वक्त गलियों में आवारा घूम रहा था। तभी उसकी नजर अपने घर की गली को छोड़कर दूसरी गली में बनी एक बेहतरीन और बड़ी सी लाइब्रेरी पर पड़ी। सनलाइट लाइब्रेरी का बोर्ड देखकर वो मुस्कुराया। चलो, कुछ तो मेरे लायक नजर आया। सर झटक कर वो शीशे का दरवाजा बिखेर कर अंदर दाखिल हुआ, और जूतों की आवाज पैदा करते कदम घसीट घसीट कर जब अंदर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि लाइब्रेरियन की सीट पर बैठी लड़की इंतहाई कम उम्र थी, जिसके बालों में पेंसिल अटकी हुई थी। उसने ग्लासेस लगाए हुए थे और वो फाइलों पर झुकी थी। जब वो अंदर आया तो उसने नागौरी से उसकी तरफ देखा। एक्सक्यूज मी, अगर आपके जूते की आवाज करते हैं तो आप बाहर उतार कर अंदर आइए। ये सुनकर वो हंस पड़ा। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि जूते आवाज करते हैं? क्या मैं दरवाजे पर खड़ा होकर उनसे पूछूं कि भाई खामोशी से अंदर चलोगे कि आवाज पैदा करोगे? लाइब्रेरियन के चेहरे पर तलखी उभरी। आप जो कोई भी हैं, सबसे पहले जाइए। बाएं हाथ पर सॉफ्ट बोर्ड पर लाइब्रेरी के कुछ उसूल लिखे हुए हैं, वो पढ़िए, और इसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। ये सुनकर उसने सर झटका और उसकी बात नजरअंदाज करके आगे बढ़ा। किताबों के शेल्फ से उसने मोटी मोटी किताबें उलट पुलट करके देखी, यहाँ तक कि वजनी होने के बायस वो इसके हाथों से फिसल कर जमीन पर गिर गई। तो लाइब्रेरी के गहरे सुनाटे में शोर मचा। वहां 2-3 और लोग भी बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क न पड़ा। फर्क पड़ा तो इस लाइब्रेरियन को, जिसने आंखें मीच कर अपना गुस्सा काबू में रखने की कोशिश की। अभी वो अपनी जगह से खड़ी होकर सहज सहज कर चलते हुए उसके पास आई। एक्सक्यूज मी, आप जो कोई भी है, आपको लाइब्रेरी के अंदर आने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मैंने आपसे कहा भी कि सॉफ्ट बोर्ड पर जाकर पहले लाइब्रेरी के असूल पढ़े और इसके बाद यहाँ की किताबों से छेड़छाड़ करें, लेकिन आपको कोई बात समझ ही नहीं आती। गेट आउट। ये सुनकर उसकी आंखें उबल पड़ी। एक्सक्यूज मी मैम, आप मुझे गेट आउट कर रही है? क्यों? मुझसे कोई खास दुश्मनी है क्या? किताबों को एक साथ उठाकर उसने वहां शेल्फ में दोबारा सजाने की कोशिश की। ये काम आपका नहीं है, ये काम मेरा है, छोड़ दीजिए। उसने एक बार फिर से बुरा सा मुंह बनाया और सख्त लहजे में कहा तो मुस्कुरा भी ना सका। मदद करना तो अच्छी बात है, और मैं आपकी मदद ही तो कर रहा हूँ। वो धान पांसी लड़की जो तकरीबन 20 बरस के करीब हो, गुस्से में सीने पर बाजू लपेटकर उसे देखने लगी। तो आप ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे गार्ड को बुलाना ही पड़ेगा आपको यहाँ से निकालने के लिए। वो हद दर्जा हैरान हुआ और अपनी आंखें सुकेड़ कर उसे देखने लगा। लेकिन क्यों? आप गार्ड को क्यों बुलाएंगे? मैं यहाँ किताबें पढ़ने आया हूँ। क्या मैं शक्ल से गोंडा लगता हूँ? अदब से मेरा खास ताल्लुक है, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। पर आप ऐसा जुल्म क्यों कर रही है मुझ पर? शक्ल से आप इतनी जालिम तो नहीं लगती। वो भी जवाबन उसी की तरह सीने पर बाजू लपेट कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी और फिर मादूम हो गई। मैंने आपको शक्ल से गुंडा नहीं कहा, बल्कि मैं आपको इसलिए बैठ जाने का कह रही हूँ कि आपने लाइब्रेरी में आकर शोर मचाना शुरू कर दिया है। यहाँ आवाज बुलंद करना मना है, धीमी आवाज में बात कर सकते हैं, वो भी सिर्फ काम की। लेकिन आपने तो यहाँ आकर सबसे पहले अपने जूतों से लाइब्रेरी का सुनाटा तोड़ा, और यहाँ इतनी मोटी मोटी किताबें गिराकर ना सिर्फ मेरी किताबों का नुकसान किया, बल्कि एक बार फिर से अपनी लाइब्रेरी का उसूल तोड़ा। वो पटर पटर बोलती चली जा रही थी, तो उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रखे। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन कम अज कम मुझे पढ़ने तो दीजिए। मैं यहाँ आपकी बातें सुनने तो नहीं आया। वो जवाबन इतनी मासूमियत से बोला कि लाइब्रेरियन ने गहरी सांस भरी थी।
गोया अपना गुस्सा हवा के स्पुर्द किया था। गो टू हेल, उसने कदरे धीमी आवाज में कहा, लेकिन वो बगौर सुन चुका था। आप इस हेल की मालकिन है क्या? अगर आप साथ होंगी तो मैं भी जरूर जाऊंगा। क्या ख्याल है? ये सुनकर उसका दिल चाहा कि वो पास रखा गुलदान उठाकर उसके सर पर दे मारे, ताकि उसकी ख्वाम की बक बक बंद हो। हैव अ सीट, और प्लीज अब शोर की आवाज ना आए मुझे। शावेज ने कंधे उचकाए और कुर्सी खींचकर बैठा। एक बार फिर से कुर्सी की आवाज पूरी लाइब्रेरी में गूंजी। फल्ला, क्या आपको इतना नहीं पता कि कुर्सी को उठाकर साइड पर रखते हैं? अच्छे खासे हेल्दी इंसान है आप, एक छोटी सी कुर्सी आपसे नहीं उठाई जाती। उसे लग रहा था कि आज उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। न जाने कैसे कैसे लोग मुंह उठाकर आ जाते हैं। वो एक बार फिर से बुड़बुड़ाई थी। वैसे मुझे लगता है कि सब लोग मुंह उठाकर ही आते हैं, अपना मुंह कोई घर पर रखकर तो आता नहीं। शावेज की बात पर उसे बेपनाह हंसी आई थी। आप नहीं सुधरेंगे, मेरा बस नहीं चल रहा, वरना लाइब्रेरी के असूल आपको पूरे बुरे प्रिंट करवा कर घर तोहफे में भिजवा दो, ताकि ये आपको अजबर हो जाए और आइंदा आप मेरी लाइब्रेरी को मछली मार्केट ना बनाए। वो तन से कहती हुई वहां से वापस लौटकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और उसे घूरने लगी। शावेज ने कंधे उचका कर किताब खोली और पढ़ने लगा। आसपास के तमाम लोग उसे देख रहे थे और दबी दबी हंसी हंस रहे थे। उसने उनको आंख मारकर एक बार फिर से अपनी बोरियत दूर करने के लिए किताब में झांका था, लेकिन जल्द ही वो बेजार हो गया था और किताब उठाकर उसके पास आया। ये किताब घर ले जा सकते हैं आप, और या यही बैठकर पढ़ना है? वो जो खुद में एक किताब पढ़ रही थी, एनिक के पीछे से उसे घूर कर देखा। आप जैसे इंसान ले जाएं घर पर तो बेहतर है, या ना खुद पढ़ेंगे और ना ही किसी को पढ़ने देंगे। शावेज ने अपनी आंखें सुकेड़ी। एक्सक्यूज मी मैडम, बर्दाश्त की भी हद होती है। आप कब से मेरी बेइज्जती किए जा रही है, लेकिन मैं इसे मीठी मीठी इज्जत में तब्दील करके हड़प करना, लेकिन अब ये कड़वी हो रही है, इसे थू थू करना पड़ेगा। बराए मेहरबानी लाइब्रेरियन के ओहदे पर पाइस होकर इस बात की तस्दीक ना करें कि वो हमेशा एक खड़ूस सी शख्सियत होती है। थोड़ी तो नरम दिली का मुजाहरा करें। आप तक आज तक खुदा की कसम जितनी भी लाइब्रेरियन से वास्ता पड़ा है, बिल्कुल आपकी तरह ही खड़ूस सी होती है। वो जो कार्ड पर उसका नाम पढ़कर लिखने वाली थी, उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और शावेज उसकी खूबसूरत हंसी में जैसे गुम सा हुआ। हंसते हुए उसके गालों पर घड़े से बने थे और वो डिम्पल क्वीन लग रही थी। बालों की लटी आगे की तरफ बिखरी हुई थी, जिसे वो बार बार कान के पीछे कर रही थी। बहरहाल आप जोब कोई भी हैं, आप अपना नाम बताइए। वैसे एक मशवरा दूं, मुफ्त का है, आपको कॉमेडी शोज में जरूर ट्राई करना चाहिए। शाहवेज पहली बार दिल से मुस्कुराया था। खैर, अपने नाम बताइए। वो अपने हाथ में कलम उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। नाम? किसका? मेरा? उसने बेजारी से उसे देखा। जी हाँ, किताब आपको चाहिए ना, आपके नाम से ही रजिस्टर करूंगी ना। अपना नाम बताइए, वक्त जाया मत कीजिए। शाहवेज ने अपना सर खुदाया। शाहवेज अली खान। लाइब्रेरी ने उसका नाम कार्ड पर लिखा था। पूरे 1000 रुपए मुझे दीजिए। वो उछल पड़ा। व्हाट? 1000 रुपए पर क्यों? क्योंकि आपने लाइब्रेरी के उसूल तोड़े हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप जाकर असूल पढ़े। वहां हर उसूल तोड़ने के आगे उनका जुर्माना लिखा हुआ है। आपने जूतों की आवाज पैदा की थी, हर आवाज पर 50 रुपए जुर्माना, और फिर आपने मुझसे बहस भी की, उस पर 100 रुपए जुर्माना। आपने ना सिर्फ कितनी ही आवाजें पैदा की, ये कोई 100 के करीब में आपको मना करती रही। फिर आपने मेरी बात को मजाक में उड़ाया, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपका जुर्माना होगा। खैर, अभी भी देनी हुई है, ये पहला सबक है आपके लिए। मेरी लाइब्रेरी है, यहाँ मेरे असूल चलते हैं। आपको पूरे 1000 रुपए जुर्माने के तौर पर अदा करने होंगे। शावेज ये सुनकर वहीं कुर्सी खींच कर बैठ गया। मैडम, कुछ तो रियायत करें, गरीब आदमी हूँ, रोजी रोटी मुश्किल से कमाता हूँ, 1000 रुपए कहाँ से दूँ? वो बदवक्त मुस्कुराई थी। यहाँ बहस करने का वक्त नहीं है, मैं जुर्माने की रसीद भी दूंगी। आपको बराए करम जुर्माना दीजिए और जाइए यहाँ से। आपने मेरा बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद किया है। शावेज हंस पड़ा और अपनी जेब से हरा 1000 का कड़क नोट निकाल कर उसके आगे लहराया और फिर दोबारा अपनी जेब में डाल दिया। जुर्माना माय फुट। मैं आपकी लाइब्रेरी में मेरा ये आखिरी कदम हो सकता है। पहले भी गलती से ले लिया था। खैर, ये रखे अपनी बुक भी अपने पास। और आइंदा के लिए आपको एक मशवरा है कि लाइब्रेरी का असूल जुर्माने समेत वहाँ कोने में लगाने के बजाय लाइब्रेरी के बोर्ड के साथ ही लगा दे, ताकि माशाल्लाह से कोई भी आपकी लाइब्रेरी में आने की जुर्रत ही ना कर सके। लाइब्रेरी है ये लुटेरी? वो बड़बड़ाते हुए खड़ा हुआ तो गुस्से से उसे देखकर खौल उठी थी, लेकिन अब वो इसकी परवाह न करते हुए जोर से शीशे का दरवाजा धकेल कर बाहर निकला और तंजिया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर तेज कदमों से वापस मुड़ गया। बदतमीज ना हो तो।
कैसे कैसे नमूने पैदा हो जाते हैं, जाहिल कबार। वो बुड़बुड़ाती हुई दोबारा अपनी सीट पर बैठी उस कार्ड को देखने लगी जो उसके नाम से जगमगा रहा था। मेरा कार्ड भी ज़ाया कर दिया। कार्ड को 2 टुकड़े करके उसने डस्टबिन में फेंक दिया। जाहिल इंसान। उसका गुस्सा किसी तौर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रोबेका ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा इंसान देखा था। वो लाइब्रेरी में शायद आखिरी बार भी। शाम ढल चुकी थी। लाइब्रेरी बंद होने के बाद रेबेका आहिस्ता आहिस्ता थके हुए कदमों से घर पहुंची। दुपट्टा कंधे की एक तरफ था, बाल कदरे बिखरे हुए थे और चेहरे पर दिन भर की झिंझलाहट साफ झलक रही थी। कमरे में दाखिल होते इसने जूते एक तरफ उतारे और बैग सोफे पर दे मारा। उफ, आज तो लाइब्रेरी में मेरा सर ही दुख गया। उसकी कजन शनीला जो कि बिस्तर पर नींद दराज मोबाइल में मगन थी, फौरन सीधी होकर बैठी। आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। हाय, मेरी बच्चों को किसने इतना तंग किया? कोई नया मेंबर आया था क्या? रबीका ने पानी का ग्लास उठाया और एक एक घूंट में पानी पी गई। आया था, और इतना शोर मचाया जैसे लाइब्रेरी नहीं, बस स्टेशन। कभी पाँव घसीट कर जूते की आवाज निकाली तो कभी मेरी सारी मोटी किताबें गिरा दी। और तो और, कुर्सी भी घसीट रहा था। और जब मैंने जुर्माना लगाया तो हथी से उखड़ गया। न जुर्माना दिया न किताब ली। और कार्ड अलग खराब हो मेरा। रबेका के अलग ही दुख थे। शनीला की आंखें और भी फैल गई। वो तजस्सुस से आगे झुकी। अच्छा, जरा ये तो बताओ, कैसा था वो? उम्र, कद, रंगत और सबसे अहम सवाल, हैंडसम था या नहीं? अबिका ने फौरन नागवारी से मुंह बना। बस कर लो यार, हर कहानी में रोमांस ना तलाश कर लिया करो। हद ही हो गई। वो उठ खड़ी। अच्छा बाबा, तुम बुरा क्यों मना रही हो? वबैका ने अपने पैरों पर चप्पल डाली। तो और क्या करूं? उस लड़के का क्या नाम है? हाँ, शावेज। उसका जिक्र भी अब मत करना। तो वो इसे वार्निंग देने लगी। ओह, तो मोहतरमा को नाम भी याद है? वाह रे, क्या बात है जी। शनीला ने आंख मारी तो रबैका ने तकिया उठाकर उसके मुंह पर उछाला था। बदतमीज, दफा हो जाओ यहाँ से, बल्कि मैं ही चली जाती हूँ। और बुड़बुड़ाते हुए वहां से बाहर निकल गई। और शनीला उसकी हंसी दूर तक सुनाई दी थी। रात आहिस्ता आहिस्ता सरक रही थी। कमरे में एक मध्यम बल्ब जल रहा था। खिड़की के बाहर अंधेरों का सुकून था और उसके अंदर एक भारी खामोशी छाई हुई थी। वो अपने टूटे फूटे मकान की दीवारों से टेक लगाए फर्श पर पांव फैलाए बैठा था। माजी की किरचियां अपने जख्मी वजूद से आहिस्ता आहिस्ता करके निकालने लगा। उसे 3 साल कब्ल का वो दिन याद आया जब वो हथकड़ियों में झगड़ा हुआ अदालत में लाया गया। गवाह उसके खिलाफ गवाही दे चुका था और उसका सर झुक गया। वो अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाया था। जज की हिथौड़ी की आवाज कमरा अदालत में गूंजी। तुम्हें 10 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। उसे एक मारूफ बिजनेसमैन के कत्ल के इल्जाम में सजा सुनाई गई जब वो एक गाड़ी में जा रहे थे और वो अचानक से गोली लगने पर वहीं ढेर हो गई। वो इस वक्त वहीं ड्यूटी दे रहा था और यही उसका जुर्म था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि इस वक्त वो वहां मौजूद था। उसने लाख हाथ पांव मारे पर कोई सब बर्बाद हो गया था। उसने बेबसी से अदालत में खड़े डीएसपी को देखा जो फातिहाना मुस्कुराहट लिए गवाही के बाद बाहर जा रहा था। वो जानता था कि उसे फंसाने वाला कोई और नहीं, यही शख्स है। अचानक मंजर बदला था। वो जेल की सलाखों के पीछे पीछे बैठा जिंदगी के दिन काट रहा था जब एक सिपाही ने दौड़कर उसे ये खबर सुनाई कि तेरी माँ सदमे से चल बसी है। ये सुनकर उसके अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। चीख हलक में घुट कर रह गई। वो दीवार से सर टकरा टकरा कर रोता रहा, लेकिन माँ की आखिरी झलक तक नहीं देख पाया। वो एकदम से हाल में लौटा। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। वो एकदम फर्श से उठा और मेज के पास गया जहाँ कुछ पुरानी फाइल्स और अखबारी तराशे रखे गए थे जिनमें डीएसपी की तस्वीर थी। वही शख्स जिसने झूठे इल्जाम में उसे जेल भिजवाया था। उसने जेब से सुर्ख मार्कर निकाला। मार्कर को तस्वीर पर चला एक बड़ा सा क्रॉस का निशान बना दिया। उसकी नजरें आग बरसा रही थी। खेल खत्म नहीं हुआ, असल आगाज अब होगा। उसका लहजा इंतहाई मजबूत था। शावेज शादी की एक तकरीब में मौजूद था। वो जहाँ रहता था वहां उसके आसपास लोगों से सिर्फ रस्मी ही बातचीत थी उसकी। उसके पड़ोसी ने उसे शादी की तकरीब में बुलाया था। वो इनकार न कर सका और अपने पास मौजूद वाहिद एक ढंग का सूट निकाल कर पहनकर खुद को आईने में देखा तो अपना आप पहचान ही नहीं पा रहा था। वो मुस्कुरा भी न सका और तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हो गया। शावेज जैसे ही हॉल के बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, सामने रंग बिरंगी पत्तियों, फूलों की सजावट और हजूम ने उसे लम्हे भर के लिए रोक लिया।
वो भी आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक नरम से वजूद से जोरदार टकन। आ वो कोई और नहीं रेबेका थी। रेबेका के हाथ से छोटा सा पर्स नीचे गिर गया और साथ ही उसकी हाई हील जरा सा मुड़ दी और वो लड़खड़ाई। शाविज ने फौरन आगे बढ़कर सहारा दिया। ओह माफ कीजिएगा, मैं तो बस इंटर हो रहा था, डांस नहीं कर रहा था। आप इतनी जल्दी कदम से कदम मिला बैठे। रबीका ने झंझलाकर पर्स उठाया और निगाहें उठाकर देखा तो एक झटके से वो सीधी हुई। आप? वो हैरान थी। जी हाँ मैं। वो मुस्कुराया। वाह, कसूर आपका, और मजाक भी आप ही कर रहे हैं। रबीका को गुस्सा आया। कसूर? मैं तो बस दरवाजे से गुजर रहा था। आप ये देखे जो सामने खड़ी इस्तकबाल कमेटी बनी हुई थी। इस्तकबाल कमेटी? आपका देखकर तो लग रहा है कि जेल से भागे हुए हैं। वो हंसकर कहने लगी। ये जुमला सुनकर शावेज लम्हे भर को साकित हुआ, मगर फौरन चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई था। और शायद किस्मत ही है कि सीधा आप जैसी सख्त लाइब्रेरियन के हत्थे चढ़ गया। चेहरे पर तलखी ही तलखी थी। रबीका ने माथे पर बल डाले। आपको यकीनन याद होगा, लाइब्रेरी में आप जुर्माना भुगत चुके हैं। और इस बार सोच लीजिए, यहाँ शादी है, जेल नहीं, वरना यहाँ भी मैं इंतजामिया को बुला लूंगी। शावीज का कहका बुलंद हुआ। जी बिल्कुल। और फिर 1000 रुपए का जुर्माना शादी हाल के मेन्यू में भी शामिल कर लीजिएगा। वो तंजतन बोला था। रबीका ने चंद लम्हे उसे देखा। आपसे तो बात करना ही फजूल है, अब मेरा पूरा फंक्शन खराब हो जाएगा। आपको जो देख लिया ना, वो नखुवत से बोली, जैसे मेरा तो बहुत अच्छा जाएगा। नहीं, वो भी कहा बाज रहने वाला था। वो अपने बाल दुरुस्त करती हुई वहां से लौटे। शाहबीज ने हंसते हुए से देखा। उस लड़की की बातों से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती थी, वरना तो वो जीना ही भूल गया था। रबीका अपनी सीढ़ियों के साथ अंदर बढ़ गई। किस्मत अजीब खेल खेलती है, जहां भागने की सोचो वहीं रास्ते में लड़की खड़ी मिल जाती है। वो सर झटक कर आगे बढ़ा और कोने में मौजूद एक मेज पर बैठ गया। खाना सर्व किया जाने लगा। अभी पहला नवाला लिया ही था कि उसकी नजर सामने से आते एक शख्स पर पड़ी और वो अपनी जगह साकित हो गया। माजी एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगा। उस शख्स कोई और नहीं, वही डीएसपी था, जिसके झूठे इल्जाम ने उसे जेल की सलाखों के पीछे जाने पर मजबूर कर दिया था। नवाला उसके हाथ से छूट कर गिर गया। वो वहीं ठहर सा गया। उसकी नजर डीएसपी पर नहीं, बल्कि उसके साथ मौजूद 2 साला उसकी बेटी पर थी, जो उसके साथ शरारतें कर रही थी। कभी उसका हाथ अपने मुंह के पास ले जाकर चूमती तो कभी अपने नन्हे हाथों से उसका चेहरा पकड़कर माथे पर बोसा देती। उसे बेख्तियार अपनी माँ की याद आई थी, जो उसकी गिरफ्तारी का सदमा बर्दाश्त न कर सकी थी और चल बसी थी। उसकी मुट्ठियां भींच गई थी, कनपट्टी की रग फड़क उठी थी। वो फौरन से उठकर वहां से गायब हुआ और ऐसी जगह आ पहुंचा जहां से डीएसपी अब भी उसे साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसे कोई नहीं देख सकता था। उसके जहन में इंतकाम का जज्बा उभारा था और तब उसे एक ऐसा ख्याल आया जिसे सोचकर उसके लबों पर तलख मुस्कुराहट फैली। अब तुम मजबूर हो जाओगे मुझे सच बताने पर। उसने खुद से खुद कलामी की और मंजर आम से गायब हो गया। हॉल की गहमा गहमी तो वैसी ही थी, लेकिन उसमें एक और शोर बुलंद हुआ। डीएसपी दीवाना वार अपनी 2 साला नन्ही बेटी को ढूंढने में मगन हो गया। कहाँ है मेरी बेटी? खुदा के वास्ते मेरी बेटी मुझे वापस ला दो। वो वहीं जमीन पर बैठकर अपना सर पीटने लगा। हौसला रखे डीएसपी साहब, यही कहीं होगी। रबीका के चाचा आगे बढ़े, उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा। आप बाहर जाकर देखें, खेलते खेलते बाहर निकल गई होगी। ये सुनकर वो फौरन से उठा और भागते हुए बाहर निकला। गाड़ी के पास पहुंचते ही ठटक कर रुक गया। उसकी नजर गाड़ी के शीशे से चिस्पा एक नोट पर लगी। वो फौरन से आगे आया और उस नोट को खींच कर निकाला, जिस पर लिखी तहरीर ने उसके पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और शायद तुम भी मुझे। इसका पता बता दो जिसकी वजह से तुमने 1 साल पहले मुझसे कत्ल का झूठा इल्जाम लगाया था। पहचान तो गए होगे। अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो और ये चाहते हो कि वो भी इसी वक्त तुम्हें मिल जाए, तो दिए गए नंबर पर तुम मुझे उसका नाम बता दो जिसने तुम्हें ये सब करने को कहा था। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हारी बेटी को भी सही सलामत पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की और गलत नाम बताया, तो तुम्हारी बेटी के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे कुत्तों के आगे डाल दूंगा। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। डीएसपी ने ये तहरीर पढ़ी तो उसकी आंखें उबल पड़ी। उसने एक झरझरी सी ली। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। वो फौरन से दीवाना वार नंबर टाइप करके उस पर एक नाम लिख भेजा था। ये नाम बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने। अपनी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें सच बताया। खुदारा मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। शावेज को मैसेज फौरन रिसीव हुआ। उसने जैसे ही खोला तो अपनी जगह साकित हुआ।
उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया कि ये वही नाम है जो उसने देखा है। वो अपनी जगह उछल ही पड़ा। उसे अपने बराबर में सोई हुई नन्ही सी बच्ची को देखा। उसे अपनी गोद में उठाया और फिर एक शख्स को रोककर उस बच्ची का हाथ थमाया। ये सामने शादी हाल दिख रहे हो? इस बच्ची को वहां छोड़ा। वो कदरे फासले पर खड़ा होकर शख्स को देखने लगा। वो बच्ची का हाथ पकड़कर वहीं ले गया। तभी उसने अपने फोन से सिम निकाली और 2 टुकड़े करके वहीं फेंक दी। मैंने अपने सारे निशानात मिटा दूंगा, तुम मुझ तक दोबारा नहीं पहुंच पाओगे। ये कहकर वो दोबारा से अंधेरे में गुम हो गया था। उसे अपने मुजरिम का नाम पता चल गया था, लेकिन अब वो कौन था, क्या उसे वाकई जानता था? घर आकर उसने नाम के मुतल्लिक तफ्शीश की, और तब उस पर जो इंकशाफ हो वो अपनी जगह ठहर सा गया। वो जो कोई भी था वही था, और वो अपने दुश्मन के इतना पास होकर भी दूर हो गया था। उसने जोरदार आवाज में अपने हाथ मेज पर मारा। इस बार बच गए, लेकिन हर बार बचोगे ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो अपना 1 साल का बदला लेना चाहता था, और अगर वो हिम्मत ना करता तो फिर कभी जेल से ना निकल पाता। झूठे इल्जाम ने उसकी जिंदगी में हर खुशी को खत्म कर दिया था, यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ को। और अब वो बदले और इंतकाम की आग में बुरी तरह जल रहा था। लाइब्रेरी के कोने में शावेज एक भारी सी मेज पर झुककर बैठा था। सामने फैले हुए कागजात, पुरानी फाइलें और अखबारों की कटिंग मेज पर बिखरी हुई थी, और बारीक बेनी से एक एक चीज को देख रहा था। कभी नोट्स लिखता तो कभी कभी उंगली से किसी तस्वीर पर निशान लगाता। ये सब उसकी इंतकाम की कड़ियां थी। इतने में अचानक बिजली चली गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। अबेका की चीख सुनाटे को चीरती हुई गूंज उठी। शावेज लम्हा भर को ठटका। दिल चाहा वो मौका का फायदा उठाकर मजीद शवाहत समेट ले, मगर अबेका की घबराई हुई आवाज ने उसे रोक दिया। कोई है? प्लीज, ये अंधेरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शावेज ने गहरा सांस लिया और अपनी जेब से लाइटर निकाला। चटाक की आवाज के साथ नन्ही सी रोशनी जल उठी, जिसने उसके चेहरों को एक पुरसरार रोशनी में नहला दिया। डरो नहीं, मैं हूं यहाँ पर। रोशनी के दायरे में रबैका का चेहरा उभर आया। उसकी आंखों में खौफ और हैरत दोनों झलक रहे थे। आप आपने तो कहा था कि मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। हाँ, कहा था, लेकिन शावेद ने जुमला काटते हुए अपनी बात जारी रखी। किताब के साथ साथ लोगों का हौसला देना भी जरूरी था, खासकर जब बिजली चली जाए। रबेका के होंठों पर भी इख्तियार मुस्कुराहट आ गई, जिससे कुछ देर के लिए उसका खौफ दूर भाग गया हो। तभी बिजली आ गई थी। वो मुड़कर मेज की तरफ जाने लगा जब रबेका ने उसे पुकारा। सुने। वो पलटा, आईब्रो इकट्ठे किए। थैंक्स, मेरी मदद करने के लिए। मुझे अंधेरे से बहुत खौफ आता है, वो धीमी सी आवाज में बोली। जवाबन वो हल्की से मुस्कुराया। रबेका का दिल तेजी से धड़का। इतना भी बुरा नहीं है ये। वो पलटकर सोचते हुए अपनी कुर्सी पर जा बैठी। शाहरेज ने जल्दी जल्दी अपनी कमीज के बटन बंद किए, कलाई पर घड़ी बांधी, और इजलत में दिखाई दे रहा था। आंखों में वही पुराना कर्व उभरा हुआ था। वो बाहर गली में निकला ही था कि सामने का मंजर ल- लम्हे के लिए उसे ठटका देने वाला था। आज सुबह से बारिश हो रही थी। सड़क के किनारे कीचड़ पर हर तरफ फैला हुआ था। उस वक्त रुबैका भी छतरी तामे तेजी से गुजरने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसका पांव फिसला और वो कीचड़ में फिसल गई। दर्द की एक भरपूर लहर उसके वजूद में छा गई। वो फल्ला। वो अपने गंदे हाथ देखकर रोने लगी कि ये क्या हो गया। उसने खड़ा होने की कोशिश की, तभी उसे एक मेहरबान हाथ अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचे समझे बगैर वो हाथ थामा और सहारा लेकर खड़ी हो गई। तो सामने शावीज था, जो अपनी दबी दबी मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। 1 मिनट, वो वही छोड़कर चंद पुराने कागज और एक पानी की बोतल ले आया और चुपचाप उसके हाथ धुलाने लगा। लगता है किस्मत चाहती है कि हर बार मैं ही आपको संभालूं, कभी अंधेरे से कभी कीचड़ से। वो नजरें झुका गई, गाल सुर्ख शर्म से सुर्ख हो गए। आप हर वक्त मजाक क्यों करते हैं? वो धीरे से बोली। नहीं, मजाक नहीं। शाहवेज की आवाज एकदम संजीदा हो गई। वो झुक के उसकी आंखों में देखने लगा। वो अब शाहवेज के लाए गए कागजात से हाथ साफ करने लगी। मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी इतनी साफ नहीं, मगर जो एक चीज दिल में है वो बिल्कुल साफ है। रबेका, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो अपनी जगह साकित सी हो गई। क्या कहा आपने? उसे लगा कि उसे सुनने में गलती हुई है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप होश में तो हैं? 2 बार आपने मेरी मदद की, और अब इतनी बड़ी बात?
शावेज ने सुकून से सांस पड़ी, मगर उसकी आंखों में हल्की जिद चमक उठी। दिल की बात थी जो जुबान पर ले आए। प्लीज, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सख्त लहजे में बोली, मैं लाइब्रेरियन हूँ, मेरा काम किताबों से मोहब्बत है बस। ओ अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वो फर्मा बरदारी से बोला तो रबेका ने उसे घूरा, जिसे उसकी बात पर यकीन न हो। वो एक झटके से मुड़ी और तेज कदमों से वहां से निकल गई। संभल कर, फिर गिर जाएंगी, वो हंसते हुए बोला। फिक्र ना करें, इस बार आपकी मदद नहीं लूंगी। रबेका की गसीली आवाज पर वो दिल खोल कर हंसा था। रबेका शाम की थकी हारी लाइब्रेरी से वापस आई थी और आते साथ ही सो गई थी। आजकल दिन कुछ ज्यादा ही उसके अजीब गुजर रहे थे। पहले लाइब्रेरी में अंधेरा हो जाना, और फिर कीचड़ में फिसलना, और शावेज का यूं बार बार सामने आ जाना। वो खुद को समझा रही थी कि ये सब महज इत्तेफाकात है, मगर दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इन्हीं सोचों के दरमियान वो नींद में गुम हो गई। जब उठी तो दिल अजीब बोझल था। रबेका बाजी, आपको सरवर साहब बुला रहे हैं। वो ये सुनकर चाचा जान के कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वो महज 6 बरस की थी जब उसकी अम्मी इस दुनिया से रुखसत हुई थी। उसके वालिद साहब ने उसके लिए दूसरी शादी नहीं की थी, और अपने कारोबार में वो बेहद मेहनत मुशक्क़त करने के बाद उसे बेहतरीन तालीम दिलवाई थी। अभी वो 17 बरस की भी ना हुई कि उसके वालिद साहब को किसी दुश्मन ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया, और फिर उसके चचा ने उसके वालिद साहब का कारोबार संभाला। वरना उससे पहले वो बिल्कुल नकम्मा गुमा करता था, और अब इन्होंने हर चीज़ अच्छे से संभाली थी और 3 साल तक उसकी परवरिश की थी। उसे इसकी ख्वाहिश पर लाइब्रेरी भी खोल कर दी थी। चचा सोफे पर संजीदगी से बैठे थे, मेज पर चाय का कप रखा था। उनके हाथों में एक बुरा सा लिफाफा था। अस्सलाम वालेकुम, रबीका ने आहिस्तेगी से कहा। चाचा ने गहरी सांस ली। देखो बेटा, तुम्हारी माँ को तो तुमने बचपन में ही खो दिया था, और बाप भी ज्यादा अरसा जिंदा न रहा। उसके बाद हम ही थे जिन्होंने तुम्हें संभाला, हत्ता कि तुम्हारे शौक के लिए लाइब्रेरी भी खोल कर दी। रबीका खामोशी से सुनती रही। दिल में एक मान और दुख की लहर साथ साथ उठी। चचा ने बात आगे बढ़ाई। अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हारी जिंदगी के बारे में एक फैसला करें। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। समझ लो किस्मत का इंतखाब है। हमने हर तरह छानबीन कर ली है। इतना कहकर उन्होंने लिफाफे से तस्वीर निकाली और रबेका की तरफ बढ़ाई। रबेका ने जैसे ही तस्वीर पर नजर डाली तो उसके हाथ कांप गए। चेहरा मायूस था, वो वही पुरस्कार आंखें, वही दिलचस्प मुस्कुराहट। शावेज, उसके लबों से भीग कर निकला। रबेका के दिल में तूफान बरपा था। गुस्सा भी था, हैरान भी हो रही थी, और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो लम्हा भर को कुछ कह ही ना सकी, लेकिन फिर अपना सर झुका लिया। जैसे आपकी मर्जी चचा साहब। अपने कमरे में आते उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई और तस्वीर को देर तक घूरती रही। होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई, जिससे वो खुद भी नहीं जानती थी कि ये खुशी है या परेशानी। अलबत्ता उसका दिल मुतमईन था। शाहवेज कुर्सी पर बैठा अपने पाँव झिला रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। शाहवेज ने आहिस्ता से फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ सरवर साहब की खुशगवार आवाज सुनाई दी। बेटा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तुम जैसे अच्छे लड़के का साथ हमारी बेटी के लिए बाइस से फख्र होगा। शाहवेज के होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट दौड़ गई। तो उसने लम्हा भर खामोशी इख्तियार की। शादी अगले हफ्ते ठीक रहेगी ना? चचा जान तो ये सुनकर निहाल हो गए थे। वो दोनों थोड़ी देर शादी को डिस्कस करने के बाद फोन रख चुके थे। सरवर साहब, मैंने आपको ठीक बेवकूफ़ बना लिया है। ये रिश्ता तो इंतकाम की कड़ी है। असल खेल अभी शुरू हुआ है। अब आप अपने दिन उल्टे गिनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरा हिसाब अभी बाकी है। उसके लहजे में अजीब तरह की ठंडक थी। भलाखिर वो दिन आन पहुंचा जब रबेका दुल्हन बनी उसके बराबर मिलाकर बिठा दी गई। रिश्ता पक्का होने के बाद शावेज ने सिर्फ एक बार उसे फोन किया, उसे यकीन दिलाया कि वो उससे मोहब्बत करता है। और आज दूसरी बार वो रिश्ते के बाद यूं रूबरू सामने बैठी थी। उसने मेहरून रंग का लहंगा पहना था और खूबसूरत सा मेकअप किया था। आज बहुत प्यारी लग रही हो, कहीं से वो खड़ूस लाइब्रेरियन नहीं लग रही। शावेज ने उसके कान में सरगोशी की तो झीम से गई और नजरें झुका गई। मौलवी साहब ने उन दोनों से रजामंदी पूछी थी, और यूं मुबारक सलामत का शोर मच उठा था। वो दोनों मियाँ बीवी के बंधन में बंध गए थे। चचा चांद ने शादी की तकरीब सादगी से मुनाकिद की थी, और रबेका की भी यही ख्वाहिश थी। वो रुखसत होकर शावेज के घर तशरीफ लाई तो उसके रिश्ते की खाला मौजूद थी,
जो ना जाने से बेड पर बिठाकर कहाँ गुम हो गई थी। उसने हैरत से कमरे की सजावट देखी। जहाँ बजहाँ फूलों की बरसात हुई थी, खूबसूरत सी रोशनियों के दरमियान ये सब कुछ एक ख्वाबनाक सा माहौल बना रहा था। तभी कमरे का लॉक खुलने की आवाज आई। उसने अपना घूंघट नीचे कर लिया। बारीक कदमों की चाप उसके दिल पर पड़ने लगी। उसके दिल की धड़कन बेहद तेज हो गई। शावेज ने करीब आकर उसका घूंघट उलट दिया। उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर माथे पर बोसा दिया। बहुत प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह। यकीन नहीं आता कि लाइब्रेरियन से बीवी तक का सफर मुकम्मल हो गया। वो हंस पड़ा तो रेबेका भी मुस्कुराई थी। उसने अपनी जेब से मोदी खाई का तोहफा निकालकर उसे पहनाया तो वो शर्मा कर खुद में सिमटने लगी। अगर आपको शर्माने का सेशन हो गया हो तो अपने दुल्हे को अपने हुस्न का खराज तो वसूल करने दे। ये कहकर उसने उसके दोनों हाथ थामे और अपने होंठों से लगा लिया। रबेका के चेहरे पर शर्मगीन मुस्कुराहट बिखर गई। उसने निगाहें झुका ली। भारी पल के उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी शाविज ने उसे खुद से करीब कर लिया। रात कतरा कतरा पिघल रही थी और वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत को तस्लीम कर रहे थे। अगली सुबह सूरज की नर्म किरणें कमरे में दाखिल हो रही थी। रबेका भी जागी ही थी कि शावेज खिड़की के करीब खड़ा सिगरेट बुझा रहा था। आहट पर वो मुड़ा और धीरे से बोला, आप उठ गई? रुबैका ने सर हिलाया। वो दुल्हन होने के नाते अभी भी शर्म और घबराहट में डूबी हुई थी। शावेज कुर्सी खींचकर उसके करीब बैठा। सुनो, अब तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम? उसे संजीदा देखकर वो हैरान हुई। अपने चचा के पास जाओ और उनसे जायदाद में अपना हिस्सा मांगो। रबेका दम बहुत रह गई। क्या? ये कैसी बात है? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? शावेज के होंठों पर एक सर्द मुस्कुराहट होगी। कैसे कहना है ये मैं बताऊंगा। बस याद रखो, अब तुम सिर्फ मेरी बीवी हो और जो मैं कहूंगा वही करोगी। रबेका के दिल में खौफ और उलझन का तूफान उठ खड़ा हुआ, मगर शावेज की आंखों की शिद्दत ने उसे खामोश कर दिया। वो रोने लगी। ओहो, रोते नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए सब कर रहा हूँ ना। तुम्हारे चाचा अगर सच्ची है ना तो तुम्हें जायदाद में हिस्सा दे देंगे, और अगर उनकी नीयत में खोट होगा ना तो तुम्हारा घर बर्बाद करने को ही अहमियत देंगे। समझी? तो घर बर्बाद। रबेका की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हाँ, घर बर्बाद। क्योंकि अगर तुम ये जाकर अपने चाचा से नहीं कहोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। रबेका पर हैरतों के पहाड़ टूट गए। क्या क्या कह रहे हैं? सारा फसू एकदम टूट गया और वो जैसे गहरे ख्वाब से जाग गई। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और इसे नम आंखों से देखने लगी। आप कौन है? ये सब क्यों कर रहे हैं? वो रो पड़ी थी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। घर बचाना चाहती हो तो जाओ, चचा से जायदाद से हिस्सा मांगो, और अगर मना कर दिया और ये कहा कि यहीं बैठ जाओ, वो होता कौन है जायदाद से हिस्सा मांगने वाला, तो समझ जाना कि तुम्हारे चचा ही तुम्हारे आस्तीन के सांप है। ये सुनकर रबैका फट पड़ी। शट अप, जस्ट शट अप। मुझे कमजोर समझते हैं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अगर अभी अपने चचा से जाकर कहूँ ना तो वो मेरे कदमों में दौलत की रेल पेल कर देंगे। आपको गलतफहमी हुई है। उन्होंने मुझे सहारा दिया जब बाबा चले गए, और आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। शावेज हंस पड़ा। तो जाओ, जाकर मांगो। हकीकत तुम्हारे सामने भी खुलनी चाहिए, क्योंकि मैं उन्हें पहचान चुका। और हाँ, अगर वो कहे ना कि शावेज को बुला तो बिला झिझक मुझे बुला लेना। मैं तुम्हारे चाचा सरवर खान से डरता नहीं। समझी? तो रबेका ने सुनकर मुंह पर हाथ रखा और रोते हुए दौड़कर कमरे से बाहर निकल गई। शावेज की आंखों में उदासी फैल गई। पर यह सब जरूरी था, बेहद जरूरी। दोपहर का वक्त था। हवेली के बड़े कमरे में सरवर साहब रजिस्टर में घिरे बैठे हिसाब देख रहे थे। दरवाजा खुला। रबेका अंदर आई। चचा ने नजरें उठाकर देखा। अरे बेटी, खैर है? आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? चचा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। उसकी आवाज लरसी। हाँ कहो बेटी, हुक्म करो। सरवर साहब ने चश्मा उतारते नर्म लहजे में कहा, चचा, मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे वालिद की जायदाद में से हिस्सा मिले। ये सुनते ही फिजा में खामोशी छा गई। सरवर साहब की आंखों में हैरत और गुस्से का एक साया सा लहराया। क्या क्या कहा तुमने? उनकी आवाज भर आ गई। तुम्हें किसने ये बात कही? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अभी कल की दुल्हन हो और आज जायदाद का तकाजा लेकर आ गई हो। रबेका के होंठ कांपे, मगर वो बोल ना सकी। मुझे सब समझ में आ रहा है। ये तुम्हारी सोच नहीं है, ये तुम्हारे शौहर का खेल है। कहाँ है शावेज? बुलाओ उसे। वो रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उसने रोते हुए शावेज को पैगाम पहुंचा दिया और अपने कमरे में बंद हो गई। थोड़ी देर बाद शावेज को ड्राइंग रूम में बिठाया गया और वो पहुंच गया।
سرور صاحب اپنے مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے، ان کی نظریں سرد تھی۔ یہ سب تمہارا کھیل ہے نا؟ ربیکا کو ورغلا کر جائیداد کا مطالبہ کروانا، میرے خاندان میں قدم جمانا، بتاؤ تم اصل میں ہو کون؟ شاویز پرسکون سا مسکرایا، آہستہ آہستہ قریب آیا اور میز پر چکا۔ آج سچ جاننا چاہتے ہیں سرور صاحب؟ تو سن لیں، میں وہی آدمی ہوں جسے آپ نے برسوں پہلے جھوٹے الزام میں جیل بھجوایا تھا، ایس پی شاویز، وہی شاویز جو آج آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ سرور صاحب کے لوگوں پر تنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تو پھر ابھی پولیس کو بلا تھا، ایک قیدی، ایک قاتل اب زیادہ دیر آزاد نہیں رہ سکتا۔ شاویز کا کہکا بلند ہوا، اب کھیل الٹ چکا ہے سرور صاحب۔ کل تک جو آپ کے ساتھی تھے نا، اب وہ میرے بن چکے ہیں۔ ڈی ایس پی صاحب نے پورا کیس کھول دیا ہے، دوبارہ تحقیقات ہوئی ہے، اور سچ یہ ہے کہ اصل مجرم آپ ہیں۔ عدالت میں حاضر ہو جائے ورنہ انجام کے لیے تیار رہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سرور صاحب کے چہرے پر لمحے بھر کو رنگ اڑ گیا۔ تم 2 ٹکے کے انسان سرور صاحب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے؟ مانا کہ میں نے ابراہیم کو قتل کیا تھا، میں اس سے حسد کر رہا تھا کیونکہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اس کی ساری جائیداد پر میں نے قبضہ کیا، لیکن تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے یہ ثابت کرنے کو؟ وہ ہنس پڑے تھے۔ تبھی شاویز نے اپنا موبائل ہوا میں لہرایا۔ آپ نے خود اپنے منہ سے اعتراف کیا، اور سچ کہوں تو یہ جج صاحب کی کال تھی۔ جج صاحب نے کارروائی سے پہلے ہی آپ کی گواہی سن لی ہے، وہ بھی خود آپ کے اپنے منہ سے۔ آپ ہار چکے ہیں، اپنی ہار تسلیم کر لیجیے۔ شاویز کی آنکھوں میں جیت کی خوشی نمایاں تھی۔ تمہیں نہیں چھوڑوں گا، وہ آ گیا ہے۔ تبھی دروازہ کھلا اور پولیس انسپکٹر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ایس پی شاویز کو سلیوٹ کیا تھا اور فوراً سے آگے بڑھ گئے۔ سرور صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو عدالت حاضر ہونا پڑے گا، کل آپ کے کیس کی سماعت ہے۔ ساری تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ ڈی ایس پی صاحب نے آپ کے خلاف گواہی دی ہے۔ یہ سن کر سرور صاحب کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ربیکا روتے ہوئے ان کے پیچھے آئی۔ خدا کا واسطہ شاویز، ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ تمہیں مجھے چھوڑنا ہے نا تو چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی، مجھے قبول ہے، مگر میرے چچا پر ظلم مت کرو۔ اس کے قدموں میں گر گئی تھی، لیکن شاویز نے اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا۔ پاگل مت بنو، سچ تمہارے سامنے ہے، چلو گھر چلو، تمہاری جان کو یہاں خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں سچ جان جاؤں لیکن ابھی تمہیں نہیں بتا سکتا، کل عدالت چل کر تم سب خود جان جاؤ گی۔ ربیکا، اس کی بات سنے بغیر وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ شاویز اسے اپنی باہوں میں بڑھ کر باہر بھاگ کر گاڑی میں ڈال کر گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ گھر پہنچتے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کی، لیکن ہوش میں آتے ہوئے اس سے رک پھیر کر سو گئی تھی۔ اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ شاویز نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ کل حقیقت تمہارے سامنے کھل جائے گی۔ وہ اب کل کے دن کا انتظار کرنے لگا کہ کب سورج کا طلوع ہو اور خوشخبری اس کے منتظر ہو کہ وہ شخص اپنے انجام پر پہنچ گیا، جس نے اس کی زندگی تو برباد کی ہی تھی، اس کی ماں کو بھی صدمے سے مار دیا تھا۔ اگلی صبح وہ جلدی تھانے چلا گیا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ تحقیقات میں مصروف تھا اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر چکا تھا، اس لیے اسے اس کے عہدے پر دوبارہ فائز کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی صاحب نے اس سے معافی مانگ لی تھی اور اس نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے گواہی دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، اور آج وہی دن تھا جب اس کی ماں کا قاتل سزا پانے والا تھا اور ربیکا سے کچھ بات کیے بغیر اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا۔ لیکن پھر وہاں اسے کال موصول ہوئی تھی جس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ربیکا گھر چھوڑ کر جا چکی تھی، کہاں یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ اسے مل گئی تھی، اسے لے کر کورٹ کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں آج اس کی ذات پر لگا قاتل کا داغ دھلنے والا تھا، جس کی وجہ سے اس نے 4 مہینے مشکل سے گزارے تھے۔ جیل سے بھاگنے کے بعد وہ گمنامی کی زندگی بسر کرتا رہا، کبھی کون سے گھر تو کبھی کون سے گھر، اور تب اس کی ملاقات ربیکا سے ہوئی۔ آج معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ اسے سر اٹھا کر جینے کی سرٹیفکیٹ ملنے والی تھی۔ عہدہ تو بحال کر دیا گیا تھا، لیکن آج باقاعدہ طور پر اس کی مجرم کو سزا ملنے والی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے کورٹ کی پارکنگ میں داخل ہوئی۔ وہ دروازہ کھول کر اس کی کلائی کو پکڑ کر اسے اندر کی جانب لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ برابر روتی رہی، لیکن شاویز نے اس کی ایک نہ سنی۔ عدالت کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ربیکا پر جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ اس کے چاچا کٹہرے میں کھڑے تھے اور ڈی ایس پی صاحب ان کے سامنے کھڑے ہو کر گواہی دے رہے تھے۔ عدالت ہال میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جج صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے تھے،
وکلا اور تماشائیوں کی نظریں بار بار شاویز پر ٹک رہی تھی، جس کے ساتھ ربیکا ایک کونے میں ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی جھلک رہی تھی۔ ڈی ایس پی نے حلف لیا اور اپنی گواہی میں صاف کہا کہ یہ سچ ہے کہ 3 سال پہلے شاویز پر جھوٹا الزام لگایا گیا۔ اصل مجرم کی اثر و رسوخ کی وجہ سے تحقیقات موڑ دی گئی، لیکن آج میں یہاں عدالت کے سامنے سچ رکھنے آیا کہ شاویز بے قصور تھا اور اصل مجرم سرور صاحب تھے، جنہوں نے مجھے لالچ دیکھ کر خرید دیا تھا۔ جج صاحب نے گواہی ریکارڈ میں لکھی۔ وکیل صفائی نے ٹیبل پر رکھی یو ایس بی سسٹم میں ڈالی۔ پوری اسکرین پر کال کی ریکارڈنگ گونجنے لگی، جس میں سرور صاحب کی آواز تھی، جو فون پر کسی ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ اس بار کھیل صاف ہے، الزام شاویز پر لگے گا اور ہم بچ جائیں گے۔ ہال میں سرگوشیاں گونجنے لگی۔ ربیکا کے قدم جیسے جم سے گئے۔ وہ وہیں لڑکھڑا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہچکیاں روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک اور ریکارڈنگ چلائی گئی، جس میں شاویز کی پوچھنے پر سرور صاحب نے بے خوفی سے اعتراف کیا تھا کہ وہی اپنے سگے بھائی کے قاتل ہیں۔ ربیکا ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ جج نے سرور صاحب سے کٹہرے میں سوال کیا، کیا یہ آپ کی آواز ہے؟ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر سرور صاحب کی آواز میں شکست کی جھلک اتری۔ ہاں، یہ میری ہی آواز ہے، میں ہی وہ مجرم ہوں۔ میں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے کھیل کھیلا تھا، لگا تھا کہ بچ جاؤں گا، پھر اپنی بھتیجی کو بھی راستے سے ہٹا کر جائیداد کا مالک بن جاؤں گا۔ لیکن ان کی آواز لرز گئی تھی۔ کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ میرے اپنے سگے بھائی نے ساری جائیداد اپنے نام کر لی۔ وہ کاروبار میں کامیاب تھا اور میں نکما رہ گیا۔ لالچ اور حسد نے میری آنکھیں اندھی کر دی۔ ایک دن موٹر وے کے قریب میں نے اپنے ہی بھائی پر گولی چلائی۔ اتفاق سے وہاں شاویز گشت پر تھا۔ اس لمحے میں نے اور ڈی ایس پی نے مل کر الزام شاویز پر ڈال دیا تاکہ میں بچ سکوں۔ 3 سال تک وہ قید میں رہا اور میں آزاد تھا، پر اب وہ سرخ روح ہو گیا ہے، کیونکہ وہ بے گناہ تھا اور میں قصوروار۔ ربیکا کی ہچکیوں نے عدالت کی خاموشی توڑ دی۔ آنسو اس کے رخسار پر بہتے رہے۔ جج نے ہتھوڑی میز پر ماری اور فیصلہ سنایا جانے لگا۔ سرور حسین کو اپنے ہی سگے بھائی کے قتل میں ملوث ہونے اور پھر ایک بے گناہ کو بچانے کے تحت سزائے موت دی جاتی ہے۔ کمرہ عدالت میں شور اٹھا تھا۔ پولیس اہلکار سرور صاحب کو ہتھکڑی پہنا کر لے گئے تو ربیکا کے سامنے رکے جو زاروں قطار رو رہی تھی، انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں بہک گیا تھا، بٹک گیا تھا۔ وہ رو پڑے۔ ربیکا نے نفرت سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے افسوس ہے کہ اپنی زندگی کے 3 سال میں نے اپنے بابا کے قاتل کے ساتھ رہ کر برباد کیا۔ اللہ نے انصاف کیا ہے، آج میرے بابا کی روح کو سکون ملے گا۔ اسے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ پولیس انہیں گھسیٹ کر لے جا رہی تھی۔ کاروائی کے بعد لوگ عدالت سے نکلنے لگے۔ ربیکا اب بھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ شاویز آہستہ سے اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ ربیکا، میں جانتا ہوں یہ سب سننا تمہارے لیے کتنا مشکل ہے، مگر میں نے کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں نے سچائی پر ڈٹنے کی قسم کھائی تھی، اور ہاں، میں نے تم سے شادی اس مقصد کے تحت کی تھی، لیکن ایک اور وجہ بھی تھی۔ وہ خاموش ہوا۔ ربیکا نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ دوسری وجہ، وہ دھیمی آواز میں پوچھنے لگی، محبت۔ باخدا، تم سے محبت پہلی وجہ تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ شادی کے اگلے دن جو تلخ کلامی ہوئی، وہ منصوبے کا حصہ تھا، دل کا نہیں۔ وہ جھکے سر کے ساتھ کہنے لگا، مجھے معاف کر دے۔ ربیکا کی آواز بھر آئی اور وہ بے اختیار رو پڑی۔ شاویز اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ربیکا، اصل مجرم اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ ربیکا نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے شاویز کے ہاتھوں کو تھاما۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کی جھلک نمایاں ہوئی تو شاویز مسکرائے، اسے زور سے خود میں بھیج لیا۔ میری کھڑوس لائبریرین، آئی لو یو سو مچ۔ تم سے دور جانے کا تصور میری جان لینے لگا تھا۔ ربیکا بے اختیار مسکرائی۔ شاویز نے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ شاویز کے گھر یا اپنے میکے؟ ربیکا نے اسے محبت سے گھورا تھا۔ میرے اپنے گھر، جو صاحب کا شاویز کا گھر ہے، پر اب میرا ہے۔ وہ قدر حق سے کہتی ہوئی شاویز کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی۔ اچھا جی محترمہ۔ وہ ہنس پڑی تھی اور شاویز نے اسے گلے سے لگایا تھا، اور وہ ہنستے ہوئے دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کمرے سے نکل گئے تھے۔ ایک نئی زندگی ان کی منتظر تھی، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ 2 دن بعد وہ شاویز کے ہمراہ اپنے بابا کی قبر پر آئی اور زاروں کی تار رو پڑی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ شاویز نے اسے ان چند ہفتوں میں سہارا دینا تھا۔
संभाला था और गम से निकाला था। वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ लौट रही थी। चंद माह बाद अदालत की कार्रवाई को चंद माह गुजर चुके थे। सरवर हुसैन अपने इंजाम को पहुंच गया था और सच सबके सामने आ चुका था। रबेका ने रफ्ता रफ्ता हकीकत को कबूल कर लिया था। उसकी जायदाद उसे वापस मिल गई थी। फिर उसने शावेज के छोटे से घर में रहने को तरजीह दी थी। अलबत्ता उसने चची जान और उनकी बेटी शनीला को अकेला नहीं छोड़ा था। उनके पास चक्कर लगाती रहती थी। चची जान ने उससे मुआफ़ी मांग ली थी। वो अपने शौहर की इन करतूतों से वाकिफ न थी। शनीला की भी शादी हो गई थी और उस शादी में शावेज ने एक बाई होने का किरदार खूब निभाया था। रबेका के दिल में शावेज ने सही मानों में जगह बना ली थी। शाम का वक्त था। वो लाइब्रेरी की बालकनी में खड़ी थी। शाम की नर्म हवा उसके बालों से खेल रही थी। किताबों की खुशबू और खामोशी में वो पुरसुकून दिखाई दे रही थी। तभी लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला और शाहवेज सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ आया। उसके हाथ में कॉफ़ी के 2 मग थे। किताबों के बीच अब ये ज़िंदगी ज़रा आसान लग रही है, क्या ख्याल है? उसने एक मग रबेका की तरफ बढ़ाया जिसका पेट थोड़ा बाहर को निकला हुआ था और इस पर हाथ रखकर वो कुर्सी पर बैठ गई। वो 6 महीने की हामना थी। सिर्फ किताबों के साथ उसने शावेज को घूरा जो यूनिफॉर्म में मलबूस था। अरे मेरी जान, किताबों के हमरा और तुम्हारे संग, मेरी क्यूट सी लाइब्रेरियन, इस नए हुलिये में तो और भी प्यारी लग रही हो। वो भी इख्तियार शर्माई थी। हाँ वैसे आप ठीक कहते हैं, जिंदगी किताबों जैसी है। कुछ सफ़े गम के थे, कुछ सफ़े खुशियों के, लेकिन सब एक ही कहानी का हिस्सा है। तभी हल्की गर्म कॉफ़ी का मग उलट गया तो फौरन आगे आया। क्या करती हो यार, संभल कर बेगम, यार चल जाती तो इसके कपड़े गंदे हो गए थे। जैसे वो पास रखे कपड़े से साफ करते हुए उसे दिलो जान से प्यारा लगा था। मैं ठीक हूँ, वो हंस पड़ी। ख्याल कर रखा करो यार अपना, मैं तो सर ही गया था। शावेज ने अपना कॉफ़ी का मग उसके हाथ में थमाया और उसके नज़दीक बैठकर उसके बालों से खेलने लगा। वैसे ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई रेबेका, ये तो बस आगाज़ है। हमारी मोहब्बत की निशानी अभी इस दुनिया में आएगी और हमें दिन में तारे दिखाएगी। वो शरारती हुआ। अल्लाह न करे वो बिल्कुल मेरे जैसा शरीफ होगा। रेबेका ने आंखें घुमाई थी। क्या मतलब तुम्हारा, क्या मैं गुंडा हूँ? वो आईब्रो इकट्ठी करते हुए पूछने लगा। अरे नहीं नहीं, आप तो बस पुलिस वाले हैं, रेबेका कहका लगाकर बोली पड़ी। शावेज ने उसे कमर पर हाथ रखकर घूरा और दूसरा, दोनों हंस पड़े। इन दोनों के दरमियान अब मोहब्बत ही मोहब्बत थी जो सुकून की अलामत थी। जिंदगी ने उन्हें एक नया मौका दिया था, एक नई मोहब्बत, एक नया सफर। एक नन्हा सा वजूद को इस दुनिया में आने के लिए बेताब था और वो दोनों भी इंतजार में थे। उन दोनों ने खुद को वक्त दिया था और अपने रिश्ते को हर किस्म की नफरत से पाक करके साबित किया था कि कोई भी रिश्ता बेगर्ज होकर भी निभाया जा सकता है। लाइब्रेरी के बाहर शाम ढल रही थी। अब उन दोनों की बातों का रुख बच्चे के नाम पर हो गया था और वो दोनों मोहब्बत से एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत से देखकर मोहब्बत बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे। उन दोनों की जिंदगी में मोहब्बत का सूरज दोबारा तुलू हो चुका था, फिर कभी ना डूबने के लिए।